आज चर्चा करेंगे लोकसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद साथ ही बुधवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर नामांकन भी शुरू हो गया और बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का नामांकन भी करा दिया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने अब तक कई सीटों पर नाम तय नहीं किए हैं। पहले चरण के लिए 27 मार्च तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे उम्मीदवार। 28 मार्च को जांच होगी और 30 मार्च तक नाम वापसी संभव है। पहले चरण में सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा के लिए वोट डाले जाएंगे। बीजेपी ने इन सभी 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। कांग्रेस के सीधी, मंडला और छिंदवाड़ा में प्रत्याशी के नाम तय हो गए हैं। अब सवाल है कि बाकी सीटों पर कांग्रेस कब उतारेगी अपने उम्मीदवार। उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी रण शुरू हो चुका है, जहां एक और सत्ताधारी दल बीजेपी ने अपने 29 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। वहीं अभी कांग्रेस के बचे हुए 18 उम्मीदवारों की लिस्ट का इंतजार थोड़ा लंबा ही होता जा रहा है। कांग्रेस की लिस्ट पर मंथन अभी भी जारी है। तो वहीं चुनाव में भी कम समय बचा है, क्योंकि पहले दौर के लिए नामांकन शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश में राजनीतिक दल तैयारियां कर रहे हैं 19 अप्रैल की पहले फेज के चुनावों की। बीजेपी ने 29 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक सिर्फ 10 सीटों पर ही नाम घोषित किए हैं। गठबंधन की एक सीट को छोड़कर 18 सीटों पर प्रत्याशी घोषित होना भी बाकी है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह समेत कई कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव न लड़ने की बात कह चुके हैं। चुनाव लड़ने का इसमें प्रश्न इसलिए नहीं आता क्योंकि मैं राज्यसभा का सदस्य हूँ और अभी 2 साल मेरे पास है, 2.25 साल मेरे पास है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर जैसी मध्य प्रदेश की कई हाई प्रोफाइल सीटों पर कांग्रेस मजबूत प्रत्याशी की तलाश कर रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ लोकसभा चुनाव लड़ने से दूरी बना चुके हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह मुरैना से चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने देवास से मना किया तो दूसरा प्रत्याशी घोषित हुआ है। पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी इंदौर से लड़ेंगे या नहीं, ये असमंजस बरकरार है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव का खंडवा से टिकट को लेकर भी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि कांग्रेस ने कई हाई प्रोफाइल सीटों पर 2 से 3 नामों का पैनल तय किया है। बड़े नेताओं के इनकार के बाद कांग्रेस अब विधायकों पर ही दांव लगाने जा रही है। मुरैना लोकसभा से जौरा के विधायक पंकज उपाध्याय का नाम सामने आ रहा है। दमोह सीट से बड़ा मलहरा विधायक रामसिया भारती का नाम है। विदिशा से सिलवानी के विधायक देवेंद्र पटेल आगे हैं। जबलपुर से मौजूदा विधायक लखन घनघोरिया का नाम सामने है। शहडोल से पुष्पराजगढ़ के विधायक फुंदेलाल मार्को भी मैदान में आ सकते हैं और मंदसौर से विधायक विपिन जैन को भी टिकट मिल सकता है। मंडला से हमारे सीसी के मेंबर मकाम जी लड़ रहे हैं। सीधी की बात करें तो सीसी के जो हमारे प्रेसिडेंट सदस्य कमलेश्वर वो लड़ रहे हैं। सब बड़े लड़ रहे हैं। हम लोग सब चलते हैं हाई कमांड जैसे आदेश देता है, निर्देश, उस पर चलते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि बड़े नेता इंटरेस्टेड नहीं है चुनाव में? नहीं, सब इंटरेस्टेड हैं और बड़े नेता भी लड़ेंगे और छोटे नेता बड़े नेताओं को हराएंगे भी। एक और जहां कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार लंबा हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वालों की फहरिस्त भी लंबी होती जा रही है। कांग्रेस लगातार वो रॉकेट लॉन्च कर रही जो कभी गंतव्य तक पहुंचता ही नहीं है। पहले वो विचार कर ले कि किसको लॉन्च करना है। उनके लीडर जब भी चुनाव आते हैं, चुनाव को गंभीरता से नहीं लेते हैं। उनके कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं होता है। उनके पार्टी के वरिष्ठ लोगों की जिस ढंग से बेइज्जती हो रही है वो लंबा प्रकरण है। लेकिन मैं तो फिर भी उम्मीद करता हूँ कांग्रेस अपने गिरेबान में झांकेगी और भाजपा से सबक लेगी कि वो कार्यकर्ताओं की इज्जत कैसे करते हैं। बीजेपी के महिला आरक्षण बिल और 6 महिला उम्मीदवारों के सामने कांग्रेस को बराबरी से महिला उम्मीदवार उतारने में मशक्कत करनी पड़ रही है। कांग्रेस के सामने जिताऊ उम्मीदवारों का चयन चुनौती बनता जा रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा में करारी हार के बाद कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने अब लोकसभा चुनावों से दूरी बना ली है। हालांकि आलाकमान का बैठक के बाद जो फैसला होगा वो सभी नेताओं को मानना पड़ेगा। आलाकमान चाहता है कि बड़े नेता जमीन पर उतरकर कांग्रेस को जिताने की कोशिश करे, लेकिन यहाँ पर शायद कांग्रेस के बड़े नेताओं का मन कुछ और ही कह रहा है। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी।
तो निश्चित रूप से एक तरफ एक पार्टी है जिसने सारे उम्मीदवार जो है घोषित कर दिए, एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जहां पर आज भी मंथन चल रहा है। आपको बता दूं कि कांग्रेस की जो है सेंट्रल इलेक्शन कमेटी उसकी जो है बैठक चल रही है और उम्मीद की जा रही है कि कई राज्यों के उम्मीदवारों की नाम जो है की घोषणा आज कर दी जाएगी, जिसमें राजस्थान भी है, गुजरात भी है, महाराष्ट्र भी है, मध्य प्रदेश की भी बात कही जा रही है। तो क्या वजह है इस देरी का, इस पे चर्चा करते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान जो हैं वो जुड़ गए हैं और हम सीधे अमृतांशी के पास भी हम चल सकते हैं। अमृतांशी की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। अमृतांशी, सबसे पहले आप ही से शुरू करता हूं, फिर हम चलेंगे। अब हमारे साथ जो मेहमान हैं मिथुन अहिरवार साहब हैं कांग्रेस से, अजय वकील साहब हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं। लेकिन पहले अमृतांशी आप बताएं, जो बात आप अपनी रिपोर्ट में नहीं कर पाए वो मेरे से आप कर सकती हैं कि आखिर ये बड़े लोग जो है क्यों मैदान छोड़ रहे हैं और इतना मंथन किस लिए हो रहा है, किस लिए? यदि कैंडिडेट नहीं भी है तो अनाउंस कर दीजिए, यदि है तो मंथन करें तो एक बात है। बिल्कुल, देखिए बाबा, कल जब पीसी शर्मा जी से हमारी बातचीत हो रही थी तो मैंने उनसे पूछा कि आप चुनाव लड़ने वाले हैं, तो उन्होंने सीधा सीधा नहीं बोला कि देखिए मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा। बाबा, 5 साल एक कोई भी नेता हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो सिर्फ इंतजार करता है कि चुनाव आए और पार्टी से उन्हें कैसे भी करके बस टिकट मिल जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी में इस बार के लोकसभा चुनावों में उल्टा ही देखने को मिल रहा है। यहाँ चुनाव से नेता जो है वो दूर जाते जा रहे हैं, चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे हैं। वजह अलग अलग हैं। एक जो है नेता अपनी बेटी की शादी का बहाना उन्होंने दे दिया और कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। तो शायद बेटी की शादी तो एक बहाना नहीं होती है 5 साल के इंतजार के बाद, कई सालों के इंतजार के बाद। जहां एक और बीजेपी में कई दावेदार एक सीट से थे, यहाँ पर कांग्रेस को दावेदार ढूंढने में मुश्किल जा रही है और बड़े नेताओं ने तो देखिए साफ इनकार कर दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। दिग्विजय सिंह अगर चाहते तो वो चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने राज्यसभा के कार्यकाल का हवाला दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया को उतार दिया है बीजेपी से, तो यहाँ से जो है उनके बेटे को जयवर्धन सिंह भी चुनाव लड़ने में कोई खास इंटरेस्टेड नहीं है। अरुण यादव जो कि खंडवा क्षेत्र से एक बड़ा चेहरा है, उन्होंने भी इशारों में कह दिया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद इंदौर क्षेत्र से है सभी को, उन्होंने भी सार्वजनिक मंच से कई बार ये बात कह दी है कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, दूसरे को मौका दिया जाए। कांग्रेस को यहाँ चाहिए कि तमाम जो उनके बड़े नेता हैं वो कम से कम जमीन पर उतरे, क्योंकि कांग्रेस की जमीनी रणनीति दिक्कत यह है अमृतांशी, कुछ खास देखने को मिली नहीं है। दिक्कत यह है अमृतांशी की कोई जो है ना वो अपने आगे नाम के आगे हार नहीं लिखाना चाहता है। मिथुन जी, आप क्या कहेंगे इस जो अमृतांशी कह रही हैं, इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मनोरंजन जी आपको नमस्कार एवं सभी पैनलिस्ट्स को नमस्कार। देखिए, जो आपने रिपोर्ट दिखाई, मेरा ये निवेदन है, आपका चैनल बड़ा ही प्रतिष्ठा वाला चैनल है, हम सब इस पर बड़ा गर्व भी करते हैं जी। लेकिन हमारे किसी भी प्रत्याशी ने, किसी भी नेता ने एक भी अधिकृत बयान नहीं दिया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। सही है। जी ने यह कहा कि क्योंकि उनका राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो अभी बाकी है, इसलिए उनके चुनाव ना लड़ने का प्रश्न नहीं उठता। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं लड़ना नहीं चाहता। ठीक इसी तरीके की बात उन्होंने 2019 में भी कही थी और जब पार्टी ने उनसे कहा तो उन्होंने चुनाव लड़ा था। दूसरा, अमृतांशी जी ने जिक्र किया अरुण यादव जी का, मुझे लगता है शायद कुछ पहले उनका स्लिप ऑफ द टंग हो गया होगा। अरुण यादव जी ने कहा था कि मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने चुनाव लड़ना चाहता हूं। उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने कहा मैं लड़ना चाहता हूं। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, यदि हम दोनों ही पार्टीज का कंपैरिजन करें तो हम तो मैन टू मैन मार्किंग कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से हमारे जो 10 प्रत्याशी घोषित हुए हैं, सब ने इस बात की तारीफ की है कि कांग्रेस ने टक्कर के प्रत्याशी दिए हैं और बहुत अच्छा कन्वर्जन रेट आएगा उन सीटों में। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो पहले प्रत्याशी घोषित करके जो पिछली गलती को दोहराया, जैसे भोपाल की बात करें तो इन्होंने सबसे पहले 2 प्रत्याशी घोषित किए थे, उत्तर से आलोक शर्मा और मध्य से ध्रुव नारायण सिंह, दोनों चुनाव हार गए थे। सबसे पहले 2 नाम घोषित किए। तो आगे या पहले चुनाव में प्रत्याशी घोषित करने से जीत सुनिश्चित नहीं होती। जनता के मुद्दों को जो बेहतर तरीके से उठा रहा है और भाजपा अपने विपक्ष की पार्टी की नाकामियों को जो बेहतर तरीके से जनता के सामने रख पा रहा है, उससे जीत और हार सुनिश्चित हो। चलो, बहुत अच्छा मिथुन जी, बहुत आप बहुत ही अच्छा डिफेंस के लिए पॉइंट जो है प्रवक्ताओं के लिए बहुत अच्छा, मतलब ट्रेनिंग है आपकी, कैसे डिफेंड करते हैं। अजय जी के पास चलते हैं, आऊँगा आपके पास, अभी है, टाइम है अभी। अजय जी, आप कैसे देखते हैं ये जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, कांग्रेस उम्मीदवार नहीं घोषित कर पा रही है, आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को?
देखिए बाबा, अभी मिथुन जी ने कहा कि कांग्रेस में मैन टू मैन मार्किंग चल रही है, तो दरअसल ये कांग्रेस के अंदर ही मैन टू मैन मार्किंग चल रही है कि भाई मैं नहीं लड़ूंगा, तू लड़ जा, तू नहीं लड़, तो वो वाली स्थिति है। दरअसल कोई खुद होकर के सामने नहीं आना चाह रहा है और दूसरों को आगे कर रहा है। जैसे इंदौर के अंदर जैसे उन्होंने जीतू पटवारी वाला बात कही, तो जीतू जी बड़े नेता हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वो चाहे तो इंदौर से लड़ सकते हैं, लेकिन वहां से अभी जो नाम चल रहा है, जो बड़ा चर्चा में है, वो अक्षय क्रांति बम का है, जिसको इंदौर में शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं। उसी तरह भोपाल से जिस व्यक्ति का नाम चर्चा में है वो अरुण श्रीवास्तव हैं, जो कि बहुत बड़े कोई स्थानीय स्तर के नेता हैं, उनको लड़ाने की बात चल रही है। हालांकि अभी सीट फाइनल नहीं हुई है, लेकिन जो नाम सबसे आगे चल रहा है चर्चा में वो ये है। तो ऐसे नाम जो सामने आ रहे हैं, जिनके बारे में वो कैसे चुनाव जीतेंगे कह नहीं सकते, उसमें पार्टी का क्या गणित है वो अलग बात है। लेकिन अभी जो घोषित रूप से जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें केवल 2-3 नामों की चर्चा ज्यादा है, जिसमें कांतिलाल भूरिया, अरुण यादव और एक हिना कांवरे हैं, जो विधानसभा की उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। ये 3 नाम ऐसे लग रहे हैं, अगर ये फाइनल होते हैं तो इनको कहा जा सकता है कि बड़े नाम है। इसके अलावा बाकी तो गुमनाम से नाम है या बहुत स्थानीय स्तर के नाम है, जिनसे जो नाम बीजेपी ने उतारे हैं उनके मुकाबले में ये लोग कर पाएंगे या कितना क्या परफॉर्म कर पाएंगे, चुनाव जीत पाएंगे, कहना बड़ा मुश्किल है। केवल लड़ाई जो मुझे दिख रही है, अगर कांतिलाल भूरिया को टिकट फिर से दिया जाता है तो झाबुआ रतलाम सीट पर फाइट हो सकती है। दूसरा, मंडला में फग्गन सिंह कुलस्ते क्योंकि लंबे समय से एमपी हैं, उनके खिलाफ थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, तो वहां पर एक लड़ाई हमको देखने को मिल सकती है। बाकी बड़े शहरों से तो कोई ऐसा बड़ा नाम अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन ये नाम फाइनल करने में भी पार्टी को टाइम क्यों लग रहा है, ये असली सवाल है, ये समझ में नहीं आ रहा। अभी चर्चा केवल यही है कि सीडब्ल्यूसी की जो सीएसी की जो मीटिंग दिल्ली में होने वाली है कल, उसमें नाम ये फाइनल होंगे तब पता चलेगा। जी, सीसी की बैठक है आज जो भी बैठक है, और देखते हैं किन किन राज्यों के नाम आते हैं। शिवम शुक्ला भी जुड़ गए, हम उनके पास भी जाएंगे। तो लेकिन अमृतांशी के पास चलते हैं। अमृतांशी, ये बताइए, बीजेपी के कैंडिडेट ने आज से नामांकन, जिन सीटों पर नामांकन शुरू हो गया, क्या उन्होंने नामांकन दायर कर दिया, उसकी क्या रिपोर्ट है, क्या प्रचार भी उनका शुरू हो चुका है? बिल्कुल, देखिए बाबा, मुख्यमंत्री मोहन यादव आज से प्रचार के मैदान में उतर चुके हैं और सबसे पहला जो है वो सीधी से नामांकन दाखिल करवाया गया और मुख्यमंत्री के साथ तमाम जो बीजेपी के क्षेत्रीय बड़े नेता थे वो उस दौरान मौजूद थे। राजेश मिश्रा जो कि सीधी से बीजेपी के सांसद प्रत्याशी हैं, सबसे पहले सभा हुई है, फिर रोड शो हुआ है, उसके बाद पूरा दमखम दिखाते हुए बीजेपी ने नामांकन दाखिल करवाया है। फिलहाल आज जिन सीटों पर नामांकन शुरू हुए हैं वो 6 सीटें हैं कुल, महाकौशल और विंध्य क्षेत्र की हैं, जहां से आज सीधी से नामांकन हो गया है। जबलपुर, मंडला, बालाघाट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीटें हैं क्योंकि इसमें से 4 सामान्य हैं और 2 जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि आदिवासी वर्ग की सीटें हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 19 अप्रैल का दिन 6 हुई सीटें जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आगामी दिनों में मुख्यमंत्री लगातार प्रचार प्रसार पर जाएंगे, हो सकता है और भी कोई बड़े केंद्रीय चेहरे भी नामांकन दाखिल करवाने के लिए आए। और सबसे महत्वपूर्ण बाबत छिंदवाड़ा की सीट भी पहले ही फेज में है और उस पर भी जब नामांकन बंटी साहू का होगा तो जाहिर सी बात है नेताओं का दमखम देखने को मिलेगा। जी जरूर, आपने कहा कि छिंदवाड़ा सीट पर जो है निगाह रहेगी कि नॉमिनेशन में कौन कौन से बीजेपी के नेता जुड़ गए हैं। शिवम के पास आऊंगा, लेकिन एक रिएक्शन मिथुन का लेता हूं। मिथुन जी, एक आप तो इतना तो कहेंगे ना, बीजेपी ने अर्ली स्टार्ट तो ले ही लिया है, आप अभी तक जो है वो मंथन करने में जुटे हैं, बीजेपी के नॉमिनेशन शुरू हो गए, बीजेपी ने अपना शक्ति परीक्षण भी करना शुरू कर दिया है। देखिए, अर्ली स्टार्ट जैसी मुझे नहीं लगता चुनाव में कोई बात होती है, क्योंकि जिन प्रत्याशी को हम डिसाइड करते हैं कि ये हमारी पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे तो लगातार क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे टिकट घोषित करने के बाद कोई व्यक्ति काम करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसको अपनी जमीनी सच्चाई का कोई इल्म नहीं है, उस भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे मध्य प्रदेश में आप कई नाम गिना देंगे जो कांग्रेस से बीजेपी में गए, कोई विधायक है, कोई पूर्व विधायक है, माफ कीजिएगा, कोई पूर्व सांसद है, कोई पूर्व भारतीय जनता पार्टी के एक मौजूदा बीजेपी के राज्यसभा सांसद श्री अजय प्रताप सिंह ने, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है साहब। भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमपी ने मध्य प्रदेश में पार्टी छोड़ दी है, उसकी भारतीय जनता पार्टी चर्चा ही नहीं करना चाहती, उस पर जवाब ही नहीं देना चाहती। भारतीय जनता पार्टी के नेता उमा भारती जी ने कहा कि मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ, उनको टिकट ही नहीं दिया। शिवराज सिंह जी ने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, उनको टिकट दे दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो आलम है
लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हम तो इस मामले में क्रिटिसिज्म ही नहीं करना चाहते। टिकट देना नहीं देना अलग विषय, कल तक हमारे भी टिकट आ जाएंगे इस समय तक। विषय ये है कि मध्य प्रदेश में आपने 2700 रुपए का वादा किया था, आप गेहूं देंगे, आप नहीं दे रहे, हम तो इस पर वोट मांगेंगे साहब। आपने कहा था केंद्र की सरकार की ओर से आप 2 करोड़ रोजगार देंगे, 10 साल में 20 करोड़ हो जाना था। मध्य प्रदेश में उसका कितना शेयर है, हम तो इस पे बात कर रहे हैं। मिथुन जी, इस पे मिथुन जी इन सब चीजों पे जरा बीजेपी का जवाब ले लेते हैं। शिवम जुड़ गए जी, शिवम जवाब दीजिए। मिथुन कुछ कह रहे थे आपके लिए, पार्टी के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं मिथुन जी की इस बात का जवाब दे देता हूं कि अजय प्रताप सिंह जी सिटिंग सांसद नहीं है। उनका जो राज्यसभा का कार्यकाल है वह हाल ही में समाप्त हुआ है। उसके पश्चात उनकी जो भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी उस पर उन्होंने हमारे दल का परित्याग किया। हमने कभी भी नहीं कहा कि किसी दबाव में किया, किसी प्रकार की भावना के साथ प्रेरित होकर के किया। व्यक्ति की अपनी राजनीतिक सूझबूझ और समझ होती है, उसके अनुरूप वह राजनीति में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहता है। लेकिन जिस प्रकार का हमारे बघेलखंड में एक कहावत है कि घर का महुए का पेड़ होता है तो घर के महुए को जो बिन नहीं पाता वह पड़ोस के पेड़ों पर के आसपास जाकर के महुआ बिनने का प्रयास करता है। वही हाल मिथुन जी और कांग्रेस पार्टी का है। इनको अपने पार्टी के भीतर जो इतनी बड़ी संख्या में पलायन की स्थिति है, नेता कार्यकर्ता, कई पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक सब पार्टी छोड़ने पर विवश हो रहे हैं, तो आखिर कुछ तो आपके दल के भीतर खामी होगी। हर व्यक्ति सत्ता देख करके तो नहीं आ रहा है। अगर सत्ता का ही सिर्फ प्रश्न होता तो पिछले 20 सालों से आप मध्य प्रदेश में बाहर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में लोग थे। और ऐसे लोग आपकी पार्टी का त्याग कर रहे हैं जो अपने राजनीतिक जीवन में कहीं ना कहीं अवसान की ओर है, लेकिन इसके बावजूद भी आप उनको सम्मान नहीं दे पा रहे। एक संगठन के भीतर जो कार्य प्रणाली होनी चाहिए उसको आप निर्धारित नहीं कर पा रहे। उस स्थिति में अपने भीतर आत्मावलोकन करने के पश्चात इस प्रकार से बार बार महंगाई, बेरोजगारी, अरे आप उसको प्रमाणिक तौर पर देखिए। जनता क्या उस विषय से जुड़ा हुआ महसूस कर रही है? जनता क्या उस विषय पर मतदान कर रही है? जनता को जो चीज दिखाई नहीं दे रही है आप उस पर वोट मांगने जा रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश की जनता के साथ जब जन भावना नहीं। लेकिन शिवम एक सवाल मेरा भी है, शिवम मेरा एक सवाल है कि भले ही बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन कई लोग जो है थोड़े हल्के ढंग से टिप्पणी करते हैं कि कांग्रेस युक्त बीजेपी होती जा रही है। आपने दरवाजे ऐसे खोल दिया कि ढेर सारे लोग आगे जो भी आ रहा है वो अंदर आ रहा है। इस पे यदि संक्षिप्त टिप्पणी करें तो फिर मैं अजय जी की तरफ जाऊंगा। जी मैं बता देता हूँ। देखिए, हम तो एक राजनीतिक संगठन है। हमारा मूल उद्देश्य क्या है कि सत्ता की प्राप्ति करना और सत्ता को एक माध्यम बनाना, समाज सेवा करने के लिए, अपने राजनीतिक जो भी नीतियां हैं उनको चरितार्थ करने के लिए। किसी भी राजनीतिक संगठन का घोषित उद्देश्य तो कम से कम सत्ता प्राप्त करना होना ही चाहिए। भाजपा का भी वह है। और जो विभिन्न दलों के नेता कार्यकर्ता आ रहे हैं, जो भी नेता जनता के बीच जुड़ करके राजनीति करता है, चाहे बूथ स्तर पर करे चाहे राज्य के स्तर पर करे, सबकी अपनी एक स्वीकारिता होती है और अपने क्षेत्र में उसका प्रभाव होता है। अगर कोई प्रभावशाली व्यक्ति हमारे दल के साथ जुड़ता है, हमारे विचार को आत्मसात करता है, तो स्वाभाविक तौर पर उससे हमारे विचार की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। तो हम तो चाहेंगे कि ऐसे तमाम लोग जो सामाजिक जीवन में एक प्रभाव रखते हैं वो हमारे साथ आकर के राजनीति करें। और आप एक बात बताइए कि कांग्रेस, मैं एक छोटी सी टिप्पणी आखिरी कर देता हूँ। कांग्रेस के लोग बार बार बोलते हैं कि ईडी सीबीआई के डर में इतनी बड़ी संख्या में लोग, बूथ के कार्यकर्ता को कौन सा ईडी सीबीआई का डर रहता है? जो लोग अपने बूथ तक के कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं कर पाते हैं, उनको अपने साथ जोड़ करके नहीं रख पाते हैं, उनको इस प्रकार की बातें कहने का न कोई अधिकार है, न वो इस प्रकार से कह सकते हैं। जिस भी व्यक्ति को राजनीति करनी है उनको आज समझ में आ गया है कि राष्ट्र और इस पूरे समाज की समृद्धि के लिए अगर कोई भी दल एकमात्र काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी है। एकमात्र नेता जो समर्पित होकर के राष्ट्र प्रेम की भावना के साथ काम करे प्रधानमंत्री जी हैं। इसलिए इतनी बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस पार्टी से हमारी ओर पलायन कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा शिवम। मैं इस बात से आता हूं, आपके मिथुन आता हूं। शिवम, मैं इस बात से अच्छा लगा कि आपने ईमानदारी से कहा कि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, सत्ता हमारा लक्ष्य है। इसमें बहुत ईमानदारी से आपने बात की। मिथुन, आप कुछ इशारा कर रहे थे, जल्दी से बोलिए, मुझे अजय जी के पास जाना है। जी देखिए, मैं केवल एक बात बोलना चाह रहा हूँ। शिवम मेरे छोटे भाई हैं, थोड़ा सा अध्ययन कर करके आया करें। आपके मौजूदा सांसद हैं अजय प्रताप सिंह जी, 2 अप्रैल तक उनका राज्यसभा का कार्यकाल है। थोड़ा स्टडी करके आएंगे। मिथुन जी, नए लोगों का निर्वाचन हो चुका है, समझने की आवश्यकता आपको है। अरे ये टेक्निकल बातें हैं, आप दोनों सही हैं। अरे सुनिए, आप दोनों सही हैं। ये आप दोनों सही हैं। एक थोड़ा पहले चुनाव होता है राज्यसभा का। चलिए मिथुन जी, मुद्दे की बात कर लेते हैं, फिर वक्त और भी लोगों के लिए। जी देखिए, विषय यही है कि अभी शिवम जी ने साफ जाहिर किया कि भारतीय जनता पार्टी का जन कल्याण से कोई लेना देना नहीं।
प्रधानमंत्री जी जो भाषण देते हैं उसका कोई लेना, ये केवल सत्ता प्राप्ति के लिए काम करते हैं। ईडी लगाओ, सीबीआई लगाओ, पैसा लगाओ, धन लगाओ, मोटा भाई को लगाओ, जो चाहे लगाओ। दूसरी बात शिवम जी ने कहा, अरे कि जनता आपकी जो है सरकार महंगाई की तो है, लेकिन उस सीबीआई पर को वोट नहीं तोता कर की रही। संज्ञा जनता सुप्रीम कोर्ट महंगाई के पर द्वारा वोट नहीं कर रही। आप एक भूल सेकंड, मेरी बात जाते तो सुन हैं। लीजिए, और मैं आपको जवाब राजनीति में अगर एनजीओ चला रहा है तो जवाब नेता देता को हूं, जाकर सुन लीजिए। एनजीओ चलाए शिवम जी राजनीति सांस रखिए, और यही सांस कारण है रखिए, कि अभी तो जो शुरू लोग हुई है। भाजपा की धीमे धीमे एक एक करके शुरू हुई है। उनको कांग्रेस के भीतर स्पेस नजर नहीं आता, क्योंकि मनोरंजन आप क्या जी, तो राजनीति कर नहीं रहे हैं मनोरंजन लोग। जी, आप क्या तो वो चल रहा है, जनता- एनजीओ चल रहा है, वामपंथी जनता विचार को महंगाई प्रभाव पर में जो यही लोग वोट काम कर नहीं रहे हैं, कर और रही। यही कारण है कि जनता यदि महंगाई पर वोट नहीं कर रही है, आपका कहना है। चलिए और आप हर चीज को हार और जीत से चलिए, ही अब मापना आप चाहते दोनों का हैं। टाइम हो गया। रुकिए 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 रुकिए, शिवम और मिथुन आप दोनों रुकिए। अब आप दोनों का टाइम हो गया, अब ऐसे नहीं चलेगा। एनडीटीवी में ऐसे बहस नहीं करते। अजय जी, अब आपके पास आते हैं। इनका तो चलता रहेगा, चुनाव तक चलेगा इसी तरह, ये इनकी ट्रेनिंग है। लेकिन हम और आप और अमृतांशी तो बात कर ही सकते हैं कि जो सीटें बची है, क्या कांग्रेस को, आपको लगता है, आपने दो लोगों के नाम लिए कि उनको यदि टिकट देती है तो कांग्रेस के लिहाज से वो बड़े कैंडिडेट माने जाएंगे। चलिए, बड़े नेताओं ने राज्यसभा का बहाना करके ही यदि वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो क्या तैयारी के लिहाज से आपको क्या लगता है कि विधानसभा में हार के बाद कांग्रेस का मनोबल टूटा है, या उसको अपनी सारी शक्तियां गैदर करने में थोड़ा वक्त लग रहा है? क्या ये एक कारण है कि अभी तक मंथन चल रहा है? निश्चित रूप से बाबा, कांग्रेस के अंदर कोई बहुत उत्साह की स्थिति नहीं है। विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि कांग्रेस का टिकट पाने के लिए बहुत मारामारी मची थी मध्य प्रदेश के अंदर, और तमाम लोग जो है वो कोशिश कर रहे थे मुझे टिकट मिल जाए, मुझे टिकट मिल जाए। उस तरह खरीद फरोख्त की खबरें भी जो जिसकी पुष्टि करना मुश्किल है भी चर्चा में आई थी। तो लेकिन अब ऐसी कोई स्थिति कहीं दिख नहीं रही है। और अभी जिस सिंगल नाम पे फाइनल हो गया, जैसे 15 सीटों पर 18 में से ऐसा बताया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कोई बहुत मारामारी स्थिति नहीं है। जिसको दे दिया जाएगा वो लड़ लेगा चुनाव। तो कुल मिला की स्थिति है कि ऐसा कोई बहुत उत्साहजनक वातावरण कहीं कांग्रेस में दिख नहीं रहा है कि भाई हमको चुनाव जीतना ही है। और दरअसल बीजेपी के अगर एंगल से हम देखें तो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती केवल छिंदवाड़ा सीट जीतने की है। क्या वो इस बार निकाल पाएंगे कि निकाल पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मुझे तो लगता है कि बीजेपी कितना चाहती है जीतना उस सीट को, इस पर भी काफी कुछ निर्भर करता है। पिछली बार भी 28 सीटें बीजेपी जीत गई थी, और अधिकांश सीटें काफी अच्छे मार्जिन से उन्होंने जीती थी। छिंदवाड़ा सीट कांग्रेस ने जीती और मात्र 37,000 वोटों के मार्जिन से जीती थी, जो कि नकुलनाथ प्रत्याशी थे। नकुलनाथ के पिताजी कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद भी वो 4 विधानसभा सीटों में हारे थे नकुलनाथ। केवल 3 विधानसभा सीटों से उनको जो है लीड मिली थी और वो चुनाव जीत पाए थे। अगर अब बीजेपी ने 120 साहब को टिकट दिया है, अगर बीजेपी पूरी ताकत से लग जाएगी तो हो सकता है वो सीट निकल जाए। दूसरी बात एक और भी है कि कमलनाथ के जितने भी समर्थक हैं, जो कांग्रेस बड़े कार्यकर्ता छिंदवाड़ा के, वो लगातार बीजेपी में शामिल होते चले जा रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है करीब 1,500 लोग अभी तक बीजेपी में आ चुके हैं। हालांकि ये आंकड़ा बहुत पुष्टिकारक नहीं है, लेकिन कुछ बड़े नेता जिसमें सैयद जाफर अभी परसों बीजेपी में शामिल हुए, जो कमलनाथ के बहुत करीबी रहे हैं। तो सवाल है कि अगर कार्यकर्ता नहीं बचेंगे तो फिर पुनः पार्टी चुनाव जीतेगी किसके बूते पर जी। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी मॉरल की जो बात आपने कही कि भाई मॉरली उनका जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं क्या है, वो बहुत ज्यादा उत्साहजनक नहीं है। चलिए ठीक है, अमृतांशी के पास चलते हैं। फाइनल वर्ड अमृतांशी, संक्षेप में। अब बात जो आ गई छिंदवाड़ा तक, अब चलिए, भले ही अब छिंदवाड़ा एकमात्र सीट कांग्रेस के पास बची है, कांग्रेस दावा तो कर रही है 6-7 सीट अच्छा लड़ेगी, लेकिन यदि छिंदवाड़ा कमलनाथ हार जाते हैं तो इस उम्र में उनका राजनीतिक कैरियर और उनके बेटा का कैरियर तो समाप्त ही हो जाएगा। फिर तो दूसरी पार्टी में जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। तो आपको क्या लगता है कि कमलनाथ क्या कभी ऐसा होने देंगे कि छिंदवाड़ा हार जाए बेटे की सीट? संक्षेप में। बिल्कुल, देखिए बाबा, अभी शिवम ने जो कहा कि बीजेपी के लिए जो रास्ते हैं वो सभी के लिए खुले हुए हैं। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि कमलनाथ के लिए वो रास्ते बंद हैं। हालांकि अगर जो मार्जिन रहा है छिंदवाड़ा में वो काफी कम रहा है, 35,000 काफी कम मार्जिन है, जो कि अजय जी ने भी बताया भी कि 4 विधानसभा वो हार बैठे थे। इस बार बीजेपी ने माइक्रो लेवल पर छिंदवाड़ा में कांग्रेस के लोगों को तोड़ने की पूरी तरह कोशिश की है, चाहे वो कार्यकर्ता हो, जिला उपाध्यक्ष हो या अन्य कोई भी नेता हो। कांग्रेस के संगठन की बात करें, कार्यकारिणी भंग की जा चुकी है, अभी तक नहीं बनी है। आपको याद होगा जीतू पटवारी, भवर जितेंद्र सिंह ने मिलकर अभी छिंदवाड़ा की सभी विधानसभा फैसला लिया था, वो अभी तक बनी। कांग्रेस ने जी, कांग्रेस ने जी। तो क्या उम्मीद क्या उस पर कर सकते हैं कमलनाथ कि ये सब साथ रहेंगे?
बिल्कुल बाबा, देखिए जिस तरह से एपिसोड पूरा चला भी, तो कमलनाथ के साथ तो वहां के कांग्रेस के विधायकों का साथ है, क्योंकि कमलनाथ जो कह देते हैं वो ही वहां के विधायक करते हुए नजर आते हैं। हालांकि साथ जरूर बना हुआ है, लेकिन जमीनी तौर पर फिलहाल कितना साथ है कांग्रेस के नेताओं का या फिर संगठन के लोगों का छिंदवाड़ा में, ये तो फिलहाल देखना होगा, क्योंकि बीजेपी वहां पर काफी ज्यादा माइक्रो मैनेजमेंट और माइक्रो लेवल पर काम कर रही है। भले ही बीजेपी एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बना रही हो, दो तरीके से काम कर रही है, एक संगठन के तौर पर और दूसरा एक साइकोलॉजिकल मेंटल प्रेशर बनाकर भी। जरूर अमृतांशी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अजय आपका, और शिवम और मिथुन, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। युवा चेहरे यदि टीवी में अपने प्रवक्ता में आते हैं तो अच्छा लगता है, ठीक है। और इसी के साथ मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए, लेकिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैनल पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।